हाँ, तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। तो सबसे पहले वेलकम सभी का मेरे इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर जो अपन क्लास चलाते हैं, बीएमएस फर्स्ट ईयर की चला रहे हैं, सेकंड ईयर की चला रहे हैं। तो आप बीएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो फिजियोलॉजी आयुर्वेदा की अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज। अपन ने एनाटॉमी की कंप्लीट कर ली, अष्टांग हृदय कंप्लीट कर लिया, पदार्थ विज्ञान कंप्लीट कर लिया, 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, संस्कृत की ऑन गोइंग है। और अब फिजियोलॉजी मतलब फाइनल 5वीं सब्जेक्ट पे अपन आ चुके हैं। क्लियर। ये अपनी पहली क्लास है। 3 डेमो क्लासें हो चुकी हैं। पहली क्लास में अपना इंट्रोडक्शन तक क्लास के में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, उसके अनुसार अपन ने देखो आज स्टार्ट कर दिया। नोट्स मैंने आपको ग्रुप में भेज दिए, ठीक है। वो सारा शेड्यूल था ना जो बेनिफिट्स का, वो मैंने आपको बता दिया सब कुछ। दूसरी क्लास में अपन ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था डेमो में, और दोनों डेमो दोस्त के ऊपर हुई थी। आज अपन शुरू से जो होता है ना बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने ग्रुप में अष्टांग हृदय के 3 चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड उनके नोट्स, एनाटॉमी का फर्स्ट चैप्टर उसके नोट्स मैंने ग्रुप में भेजे हुए हैं, सबको मिल गए होंगे। और आप उन चैप्टरों को देख लेना। ये मैंने क्यों भेजे हैं, क्योंकि जो बच्चे नए जुड़े हैं, फिजियोलॉजी क्लास ले रहे हैं ओनली, वो बच्चे समझ लें, कॉन्सेप्ट समझ लें आयुर्वेदा का। क्योंकि आयुर्वेदा का जो सार भाग है ना, वो अष्टांग हृदय के 3 चैप्टर और एनाटॉमी का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पे है, वो मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। नोट्स भी मैंने आपको भेजे, तो एक बार देख लेना। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ फिजियोलॉजी में नहीं पढ़ाऊंगा, वो चीज़ों को पढ़ाऊंगा, लेकिन वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बताया, समझा है मतलब विस्तार से, क्योंकि वो टॉपिक वहाँ पे डिटेल में है। यहाँ पे क्या है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में या फिर है ही नहीं। जो आयुर्वेदा का बेसिक फंडामेंटल है ना, वो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, फिजियोलॉजी में बहुत कम है, क्योंकि फिजियोलॉजी के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, तो उन फंडामेंटल को कम कर दिया। लेकिन एनाटॉमी में और अष्टांग हृदय में वो फंडामेंटल बहुत डिटेल में बताए हुए हैं, तो मैंने आपको वो चीज़ें मतलब सुविधा उपलब्ध करा दी। आप बिंदास देख सकते हो। मैंने आपको लिंक्स भेज दिए, वीडियो के नोट्स भी भेज दिए। तो यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे पहली क्लास में अपन क्रिया शारीर। तो जैसा ही आप सभी को पता है कि क्रिया शारीर, देखो यहाँ डॉट है ना, इस डॉट पे ध्यान दो, कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको पता लग जाएगा। क्लियर। देखो क्रिया शारीर, फिजियोलॉजी को अपन क्रिया शारीर भी बोलते हैं। पहली क्लास है तो बहुत बेसिक लेवल से शुरू कर रहा हूँ मैं। फिर फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट है, उनमें से एक फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी कितने पेपर होते हैं, जिसको अपन क्रिया शारीर बोलते हैं, 2 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। क्लियर। अब 100 नंबर में से पेपर फर्स्ट, ठीक है, पेपर 1, तो उसका 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। देखो नीचे देखो यहाँ पे पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या है, 50 नंबर में क्या है, पूरा आयुर्वेदा 1 से लेके ये 13 चैप्टर है। ये 13 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और पार्ट बी में क्या होता है 50 नंबर में, मॉडर्न। जो मॉडर्न में अभी नहीं पढ़ा रहा आपको, मॉडर्न की क्लास है 15 से 20 दिन बाद में स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो पार्ट बी क्या होता है, मॉडर्न। क्लियर। अब पेपर सेकंड है, उसी तरीके से पेपर सेकंड में पार्ट ए है और पार्ट बी, उसमें भी आयुर्वेदा 50 नंबर का है और मॉडर्न 50 नंबर का है। तो समझ में आया कि भाई पेपर 2 है, उनके 4 पार्ट हो गए, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट ए पार्ट बी। तो दोनों पेपरों के जो आयुर्वेदा आयुर्वेदा पोर्शन है ना 50-50 नंबर का, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर। तो जो पार्ट ए है, मतलब पेपर फर्स्ट का पार्ट ए है, उसमें 13 चैप्टर हैं। इन 13 चैप्टरों के नोट्स, क्वेश्चन, लेक्चर्स, मतलब एक तरीके से मैं आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, ठीक है। पहले चैप्टर का सिलेबस देख लीजिए। मैंने एक साथ यहाँ पर सिलेबस की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर, मतलब सेट कर दिया पीडीएफ में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा क्रिया शारीर। एग्जाम्पल, पंचमहाभूत, त्रिदोष, त्रिगुण, लोक पुरुष साम्य, सामान्य विशेष, डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक ऑफ स्रोत। मतलब अब ये क्या पूछ रहा है कि भाई जो आयुर्वेदा के बेसिक फंडामेंटल है वो पढ़ना है। उसमें क्या आता है, पंच महाभूत आपको स्पेशली पढ़ना है। तो सिलेबस में आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन पंच महाभूत से आ जाता है कि पंच महाभूत की उत्पत्ति किससे हुई है, पंच महाभूतों के गुण लिखिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, तो मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा तब। त्रिदोष, त्रिदोष से आप क्या समझते हैं। अब फिजियोलॉजी में आए और दोष को नहीं समझो तो फिर बात ही क्या, क्योंकि त्रिदोष मेन है। और फिजियोलॉजी में अपन दोष ही दोष की बात करेंगे। तो त्रिदोष कौन से, वात पित्त कफ, ठीक है। त्रिगुण, अब त्रिगुण क्या है, सत्व रज तम, उसके बारे में। लोक पुरुष सामान्य, लोक पुरुष साम्य। अभी जो मतलब लोक पुरुष साम्य एक टॉपिक है, आपके पदार्थ विज्ञान में टॉपिक है और फिजियोलॉजी में, तो दोनों में इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको। लोक पुरुष साम्य ये भी पढ़ेंगे अपन। सामान्य विशेष, सामान्य विशेष एक चैप्टर है पदार्थ विज्ञान में, 6वां और 7वां, ठीक है, फर्स्ट पेपर का। तो यहाँ भी अपन इसको पढ़ेंगे, सामान्य विशेष को मतलब डिस्क्रिप्शन शॉर्ट टर्म में पढ़ेंगे। और है डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक ऑफ स्रोत्स। स्रोतस वाला चैप्टर एनाटॉमी में चैप्टर नंबर 7, लेकिन यहाँ भी एक मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, मतलब थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि स्रोतस है क्या, तो वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो छोटा सा चैप्टर है, इजीली स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, दोष धातु मल आदि। इसका एक नाम दिया है हमने, क्योंकि सिलेबस में कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है सिलेबस का, तो हमने इस चैप्टर का नाम क्या दिया है, दोष धातु मल आदि। अब जो सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर में जितने पॉइंट है वो इस चैप्टर में कवर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आएगा।
अब तक क्लियर है? अब स्टार्ट करूँ मैं, यस या नो? ठीक है, कोई डाउट थोड़ी यस यहाँ सर। तक? ओके, स्टार्ट करता हूँ। क्रिया शारीर के, अब क्रिया शारीर क्या है? फिजियोलॉजी है। क्रिया शारीर के, कमेंट्स आया मैं देख लेता हूँ। नरेश पटेल बोल रहा है ऑडियो नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है मेरी? यस या नो? यस सर, आवाज आ रही है आपकी, आ रही है सर। नरेश आप कनेक्ट नहीं हुए, आप शायद कनेक्ट नहीं किया आपने, ऑडियो कनेक्ट कीजिए ना। सब बच्चों को आवाज़ आ रही है। क्रिया शारीर के सिद्धांत अनुसार आयुर्वेद मुनियों ने चेत चेतवान शरीर के 3 मूल तत्व माने। अब समझो कि क्रिया शरीर के सिद्धांत के अनुसार, मतलब फिजियोलॉजी के बेसिक फंडामेंटल के अनुसार आयुर्वेद मुनियों ने, अब आयुर्वेद मुनि कौन है? जो मतलब जिन्होंने संहिताएं लिखी, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, मतलब ऋषि मुनि, आचार्य काश्यप, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, ठीक है, आचार्य धन्वंतरी, ये सारे जितने भी बड़े बड़े विद्वान आयुर्वेदा के, उनने चेतवावान, मतलब जो अपनी शरीर है उसमें क्या है? चेतना। देखो, अपना जो शरीर है, अपनी जो बॉडी है, उसमें जीव है, चेतना है, तभी तो अपन बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब व्यक्ति मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, डेड हो जाता है, उसमें से वो चेतना निकल जाती है, मतलब आत्मा निकल जाती है, तो क्या हो जाता है? निर्जीव हो जाता है। तो चेतवान शरीर के 3 मूल तत्व माने। तो जो अपन जीवित शरीर है ना, इसके 3 मूल तत्व हैं। कौन कौन से? दोष, धातु, मल। अपन बोलते हैं ना कि भाई दोष, धातु, मल, ये क्या है? अपने शरीर के बेसिक फंडामेंटल्स हैं, एक तरीके से अपनी बॉडी के बेसिक फंडामेंटल। भाई अपन बोलते हैं ना कि बॉडी किन चीज़ों से बन के मिली है, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई दोष, धातु, मल से अपनी बॉडी तैयार है। तो ये तीनों शरीर के क्या क्या है? मूल समावी कारण है। इन तीनों की वजह से अपना बॉडी सर्वाइव कर रही है, अपनी बॉडी का अस्तित्व है। इन्हीं की वजह से उत्पत्ति होती है, इन्हीं की वजह से स्थिति, मतलब अपना सर्वाइव करते हैं, जन्म से लेके मतलब वृद्ध होते हैं, देखो बड़े होते हैं, फिर जवान रहते हैं, जवान के बाद में बुढ़ापा भी आता है और एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये क्या है कि एक तरीके से ये तीनों शरीर के मूल समावी कारण। शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, उत्पत्ति, स्थिति, विनाश। उत्पत्ति यानी जन्म लेना किसी भी चीज़ को, मतलब एक तो मतलब होना उत्पन्न होना, पेड़ पौधे उग रहे हैं, एक तरीके से उत्पन्न हुआ। अपन क्या जन्म लेते हैं, जरायुज है ना, तो अपन जन्म ले रहे हैं, ठीक है। स्थिति क्या होती है? तो उस जन्म लेने के बाद में बालक से बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, सर्वाइव करता है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल वो रहता है। वो जो टाइम होता है ना बीच का, वो है स्थिति। और विनाश यानी नष्ट अवस्था, मतलब अब पेड़ पौधा, मैं पेड़ पौधा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पेड़ पौधा उत्पत्ति हुई, उसने अपना जीवन काल जिया 2-3 साल का, वो लास्ट में सूख के खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी तरीके से अपना शरीर है, जन्म लिया, पढ़ा, स्थिति रहा, और लास्ट में वृद्ध होके नष्ट हो जाता है, मर जाता है ना एक बार। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं, उत्पत्ति, स्थिति, विनाश। इन तीनों अवस्थाओं को कौन कंट्रोल करता है? दोष, धातु, मल। अब यही अपन को समझना है। क्या समझना है? कि ये 3 अवस्था होती है ना, उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, इनमें दोष, धातु, मल किस तरीके से कार्य करते हैं। कि उत्पत्ति होगी तो दोष कौन सा प्रधान रहेगा, अब स्थिति मान लो कि अब युवा अवस्था है, उसमें दोष कौन सा प्रधान रहेगा, वृद्ध अवस्था खत्म होने वाली स्थिति में, मतलब नष्ट होने वाली स्थिति आ गई, तब कौन सा दोष प्रधान रहेगा। धातुओं की क्या स्थिति रहेगी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो 7 धातु हैं उनकी क्या पोजीशन रहेगी। मल किस तरीके से, कौन कौन सी क्वांटिटी में बनता है, बचपन में कितना मल बनता है, युवा अवस्था में, यंग एज में कितना बनता है, वृद्धावस्था में कितना बनता है। तो मोस्टली इन चीज़ों पे बात होती है। फिजियोलॉजी क्या है? मतलब क्रियाकलाप, कि जो बॉडी के फंक्शन है वो किस तरीके से कार्य करते हैं। अब मैं देखो चीज़ों को समझाने के लिए एग्जांपल दूंगा, कुछ अलग अलग तरह के एग्जांपल दूंगा। वो सारे एग्जांपल आपको कॉपी में नहीं लिख के आने, ये बात ध्यान रखना। कुछ एग्जांपल ऐसे रहेंगे जो मूवियों से रिलेट करेंगे, कुछ एग्जांपल ऐसे रहेंगे जो मॉडर्न से रिलेट करेंगे, कुछ एग्जांपल ऐसे रहेंगे जो अपनी दिनचर्या क्लाप होते हैं ना, डेली की रूटीन लाइफ होती है, उससे करेंगे। तो उन सबको एग्जाम पे नहीं लिखना, एग्जाम में तो जो नोट्स में लिखा है ना वही लिख के आना, वही सफिशियंट है, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से जो नोट्स हैं मोर देन सफिशियंट है, आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको मतलब कम लग रहा है तो आपको बुक पढ़नी चाहिए, मैं मना नहीं करूँगा, आपको बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए। और ये क्या कि लास्ट के एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप एग्जाम की दृष्टि से एक बार फास्ट रिवीजन कर सकते हो इन नोट्स की सहायता से। मैं समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का फिजियोलॉजी में, हमको आराम से मैं क्लियर करके बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्रिया शरीर के सिद्धांत अनुसार आयुर्वेद मुनि चेतना शरीर के 3 मूल तत्व हैं, दोष, धातु, मल। इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, उत्पत्ति, स्थिति, विनाश। इन तीनों की सहायता से अपने शरीर की उत्पत्ति होती है। देखो शरीर की, पहले ही लिख दी, शरीर की 3 अवस्था मतलब बॉडी की, उत्पत्ति, स्थिति, विनाश। अब उत्पत्ति, उत्पत्ति कैसे होती है? क्योंकि अपन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, किसकी? ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो उत्पत्ति कैसे होगी? शुक्र प्लस शोणित प्लस सूक्ष्म शरीर सहित जीव बराबर गर्भ। अपनी माता के पेट में जब गर्भ होता है तो शुक्र, शुक्र यानी क्या होता है? सीमन, वीर्य, ठीक है, एक तरीके से जो पिता से प्राप्त होता है। शोणित, शोणित क्या होता है? एक तरीके से देखो, ये पहली क्लास इसलिए मैं आपको बताना पड़ रहा है मेरे को एक ही मीनिंग का, नहीं तो आपको जब
आपने एनाटॉमी पढ़ी हुई है, अष्टांग पढ़ी हुई है, मुझे पता है, सबको पता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि भाई जिनको नहीं पता हो तो मुझे बताना पड़ रहा है। शुक्र क्या होता है, एक तरीके से जो पिता से प्राप्त होता है। शोणित तो माता से जो अंडाणु होता है ना, ठीक है, ओव्यूलेशन होता है वो। और सूक्ष्म शरीर सहित जीव, मतलब जो आत्मा उसमें प्रवेश करती है जिससे वो जीव बनता है, ठीक है। देखो ये शुक्र अकेला कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकता, शोणित कोई जीव उत्पन्न, ये दोनों मिलेंगे तो साथ में, ये दोनों मिल गए, लेकिन साथ में सूक्ष्म शरीर रहित जीव ये नहीं है। जैसे अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी में अगर ये जीव निकल गया, बाहर चला गया, आत्मा छोड़ के चले गई शरीर, तो व्यक्ति मर जाता है, समझे। तो ये होना जरूरी है, तब क्या बनेगा, गर्भ। अपन बोलते हैं ना कि भाई बच्चा जिंदा है कि नहीं पेट में, कि बच्चा हलचल नहीं कर रहा। जैसे 7 महीने की प्रेग्नेंट लेडी है, उसमें पेट में बच्चा हलचल नहीं कर रहा, तो वो बोलती है कि पेटा बच्चा 3-4 दिन से शून्य है, कुछ हलचल नहीं कर रहा, मर तो नहीं गया, चेक कराओ, ठीक है, सोनोग्राफी कराओ इसकी। सोनोग्राफी कराते हैं तो पता लगता है कि हाँ बच्चा स्वस्थ है, ठीक है। तो ये क्या, किससे हलचल होती है, सूक्ष्म शरीर रहित जीव। शुक्र तो उसमें भी था, शोणित दोनों थे, तभी तो बच्चा बना। इन दोनों के अलावा ये भी होना जरूरी है, तभी वो क्या कहलाएगा, गर्भ कहलाएगा, तभी वो बच्चा जन्म लेगा। तो ये क्या होगी, उत्पत्ति होगी, ठीक है। तो गर्भ उत्पत्ति हुई, किन किन सहायता से उत्पत्ति हुई। नरेश पटेल अपना माइक ऑफ कर लें। तो ये मैं तो बोल रहा हूँ मैं कि भाई शुक्र शोणित सूक्ष्म शरीर जीव होता क्या होता है, गर्भ की उत्पत्ति। तो गर्भ की उत्पत्ति में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, भाई उत्पत्ति कैसे होती है शरीर की, ये क्वेश्चन आता नहीं है, ये बेसिक फंडामेंटल है, इसलिए बता रहा हूँ मैं कि शुक्र प्लस शोणित प्लस सूक्ष्म शरीर से जीव उत्पन्न, मतलब जो चेतना या आत्मा, जो भी आप इसको बोलना चाहते हो, ये तीनों जब मिलेंगे तब गर्भ की उत्पत्ति होगी। तो शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यज्ञ अनुबंधस्य पर्यायरो उच्यते। ये क्या है, पदार्थ विज्ञान के पहले चैप्टर का पहला श्लोक है। आपको याद होगा तो मैंने क्लास में बताया था, बहुत से बच्चे मुझसे क्लास ले चुके हैं पदार्थ विज्ञान की, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यज्ञ अनुबंधस्य पर्यायरो उच्यते। कि शरीर, देखो यहाँ पे देखो, शरीर रे इंद्रिया, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा, शरीर प्लस इंद्रिया, सत्व आत्मा संयोगो। तो अब ये सत्व का क्या मीनिंग है, मतलब मन, और आत्मा, सत्व दो वर्ड हैं, सत्व प्लस आत्मा, तो आत्मा संयोग यानी योग, क्या बोलते हैं उसको, धारी जीवितम नित्यगस्य अनुबंध। ये क्या है, धारी क्या है, जीवित क्या है, नित्य क्या है, और अनुबंध क्या है, ये क्या है, आयु के पर्यायवाची हैं। मतलब आयु, आयु क्या है, आयु या जीवन कहते हैं। कि शरीर प्लस इंद्रिय प्लस मन प्लस आत्मा बराबर आयु या जीवन कहते हैं। आयु यानी एज मत समझो, बहुत से बच्चे समझते हैं कि आयु यानी एज, उम्र, ये नहीं है आयु। आयु क्या है कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हो, मतलब एक तरीके से शरीर इंद्रिय मन आत्मा, इनका जो संयोग होता है ना, वो आयु है। अब इसमें से मान लो शरीर, ये मन चला गया छोड़ के, या आत्मा चली गई, तो जीवन समाप्त हो जाता है ना व्यक्ति का। तो आयु या जीवन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि पर्याय रो उच्चते, पर्याय, पर्याय यानी सिनोनिम्स। कि सिनोनिम्स क्या बोलते हैं इनको, धारी जीवितम नित्यज्ञ से अनुबंध। क्वेश्चन बनता है पदार्थ विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से, वो पदार्थ विज्ञान में भी है, लेकिन समझ लीजिए कि क्वेश्चन आएगा भाई आयु की परिभाषा लिखो, तो आपको लिखना है शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धारी जीवितम। तो मतलब शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा, शरीर इंद्रिय सत्व यानी मन, और आत्मा के संयोग को आयु या जीवन कहते हैं। इसके पर्यायवाची क्या हैं, धारी जीवितम नित्यज्ञ और अनुबंध। धारी क्यों है, क्योंकि ये शरीर को धारण करती है। जीवितम क्यों है, क्योंकि जीवन है, इसमें चेतना है, ठीक है। नित्य क्या है, क्योंकि निरंतर चलती रहती है, रुकती थोड़ी है कि आज आपका बुखार आ गया तो आयु रुक गई, तो आपका जीवन नहीं चल रहा, जीवन तो चलता रहता है, कंटिन्यूस आयु तो चलती रहती है। तो नहीं, अनुबंध, अनुबंध क्या है कि आत्मा का और अपनी बॉडी का जो रिलेशन है ना, संबंध, इसी के लिए इसलिए उसको अनुबंध बोलते हैं। तो ये 4 पर्यायवाची हैं, धारी जीवितम नित्यज्ञ से अनुबंध। पर्याय, पर्याय नहीं सिनोनिम्स, उच्चते। तो समझ रहे हैं कि भाई आयु या जीवन कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, इसमें से आत्मा चली गई मतलब ये जीवन समाप्त हो जाएगा। मतलब जब तक ये चारों साथ में है ना, तो ही जीवन है, तो ही आयु है। इन चारों में से एक भी चीज़ अलग हो गई तो वो जीवन वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या हुई, उत्पत्ति। तो समझ में आ गया कि भाई आयु या जीवन। अब देखो स्थिति, गर्भ वृद्धि को प्राप्त कर जब जन्म लेता है तो शरीर वृद्धि करके शैशव अवस्था मतलब बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, उसे स्थिति कहते हैं। मैंने बोला ना कि भाई गर्भ तो पैदा हो गया पेट में, मतलब ठीक है ना, ह्यूमन बन गया, जाइगोट बन गया, वो बढ़ेगा, बढ़ के फिर बच्चा जन्म लेगा, बच्चा फिर बाल अवस्था में खेलेगा, युवा अवस्था में बनेगा और बुढ़ा हो जाएगा। तो वो क्या है, पूरा तरीके से जो साइकिल होता है ना, एक तरीके से जन्म से लेके बुढ़े होने तक की जो जब तक वो व्यक्ति रहता है वो क्या है,
स्थिति। अब इसको क्या बोल सकते हो आप, एज बोल सकते हो कि भाई कितनी एज तक वो ये रहा, जीवित रहा। स्थिति मतलब कितनी एज तक का उसकी स्थिति रही, कितनी स्थिति उसने पोजीशन होल्ड रखी। आजकल स्टॉक मार्केट चल रहा है ना कि भाई होल्ड रखते हैं अपन, कि अपनी पोजीशन होल्ड रखते हैं। इसका अपने किसी ने शेयर मार्केट को कोई जानता हो ना, समझता होगा, तो उसने किया अपन पोजीशन की स्थिति क्या है कि कितने सालों से आपने इसको स्थिति को होल्ड कर रखा है। भाई बोलते हैं ना कि 10 सालों से होल्ड कर रखा है, 20 सालों से होल्ड कर रखा है। आपको समझ में नहीं आएगा ये स्टॉक मार्केट का, मैं बताता हूँ। स्थिति क्या होती है, एक तरीके से जन्म से लेके जो विकास होता है ना, वृद्ध, बढ़ते हुए और नष्ट होते, जो ये ग्राफ बनेगा। जैसे ये है उत्पत्ति हो गई, ध्यान से देखा, ये उत्पत्ति हुई, ये बढ़ा, ये आया और यहाँ पे ये नष्ट होगा। तो ये उत्पत्ति के बाद में और नष्ट होने से पहले जो ये टाइम था, पीरियड था पूरा, ये क्या है, स्थिति है। क्लियर। अब देखो विनाश मतलब प्रलय, प्रलय यानी नष्ट होना। जीवित शरीर की मृत्यु को विनाश कहा जाता है। इस प्रकार शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश में दोष धातु मल ही कारण है। अब यहाँ पे बताया नहीं है कुछ भी कि भाई इसमें देखो, इसमें कुछ नहीं बताया कि भाई दोष कैसे इंक्लूड हुए, धातु कैसे इंक्लूड हुए, मल कैसा इंक्लूड हुआ, कुछ नहीं बताया ना। लेकिन यहाँ पे लिख दिया कि इस प्रकार शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश में दोष धातु मल ही कारण है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, ये आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। ये एक तरीके से पूरा जीवन का सार है कि भाई ये दोष धातु मल अपने शरीर की उत्पत्ति करते हैं, कितनी जीवन तक अपना होल्ड रख सकते हैं, मतलब कितना लंबा जीवन अपन जी सकते हैं, कितनी एज तक अपन जीवन जी सकते हैं। अब इसको समझो, थोड़ा मैं क्लियरली करता हूँ। जैसे कि आपके दोष धातु मल, आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, उनके सही हैं, ठीक है, बिल्कुल साम्य है, तो आपके जो मतलब गुण आएंगे, गुणसूत्र बोलते हैं ना कि जैनों में आनुवांशिकी, आप में भी अच्छे गुण आएंगे। माता पिता से गुण आते हैं तो अच्छे गुण आएंगे। अगर आपके माता पिता के गुण ही बेकार हैं, उनमें कोई डिजीज़ है, आनुवंशिक डिजीज जिसको बोलते हैं, तो आप में भी आएगी। तो यहाँ पे उत्पत्ति में आया ना भाई, दोष धातु मल उत्पत्ति में आया। अब स्थिति, स्थिति आप अच्छा खान पान कर रहे हो, ठीक है, आपके दोष सही है, धातु सही है, मल सही है, आप सम्यक प्रकार से गति कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, दिनचर्या का पालन कर रहे हो, ऋतुचर्या का पालन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप लंबी उम्र को प्राप्त करोगे। चाहे 100 साल भी जियोगे, 90 साल तक जियोगे। और आपने मान लो लापरवाही कर रहे हो, ना एक्सरसाइज कर रहे हो, ना योगा कर रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, कुछ गलत भोजन कर रहे हो, दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, मतलब वही सारे गलत काम कर रहे हो, तो जो आपकी स्थिति है 10-15 साल में ही नष्ट हो जाएगी। मतलब आप जल्दी बूढ़े हो जाओगे, जल्दी नष्ट हो जाओगे, कोई डिजीज हो जाएगा, कोई आपको बीमारी हो जाएगी। तो ये स्थिति, तो ये प्रभावित कर रहे हैं ना, दोष धातु मल ही तो प्रभावित कर रहे हैं स्थिति को, कितने साल तक आप जीवित रहो, यही तो डिसाइड करते हैं दोष धातु मल। और विनाश, विनाश क्या होगा, जब भाई दोष बहुत ज़्यादा विकृत हो गए, ठीक है, धातु नष्ट हो गए, मल बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, शरीर में ताकत ही नहीं बची, तो आपका विनाश हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि इस प्रकार शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश में दोष धातु मल ही कारण है। तो समझ में आया ना कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ये एक तरीके से पूरे जीवन का सार है, पहला पेज। अब आगे देखो, दोष धातु, कमेंट्स आया है, आप एयरफोन लगा लीजिए, नरेश आपके प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में। नहीं, सबको आवाज़ अच्छी आ रही है, यस आवाज़ अच्छी आ रही है ना, सालनी, प्रेस्टिटा, शुभम, शुभ्रा, सुशील, सबको आवाज़ अच्छी आ रही है? आ रही है सर, आवाज आ रही है। ओके। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, सुश्रुत संहिता। अब देखो यहाँ पे ये आते हैं ना सुश्रुत, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं भाई सुसु मतलब सुश्रुत सूत्र स्थान। यहाँ पे आएगा चय, चय यानी चरक संहिता। तो ये बुक है, आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में चरक संहिता पढ़ोगे, फोर्थ ईयर में सुश्रुत संहिता पढ़ोगे। ये क्या है, आयुर्वेद ग्रंथ है, जो अपने ऋषि मुनि ने महान ज्ञाता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, जैसे जो फर्स्ट ईयर है उसमें अष्टांग हृदय है, उसी तरीके से सुश्रुत संहिता है, उसी तरीके से चरक संहिता है, उनमें चैप्टर हैं, उनमें स्थान है, उसी तरीके से इनमें से ये लिए गए सुश्रुत के सूत्र स्थान से लिया गया कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है फर्स्ट ईयर में। जब पीजी की तैयारी स्टार्ट करते हो ना सेकंड ईयर से, तब आपको याद करने की जरूरत होती है। फर्स्ट ईयर में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, किसी भी एक आचार्य का याद कर लो वो काफ़ी है। तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो यहाँ पे एक श्लोक में बताया कि भाई दोष मतलब वात पित्त कफ धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और मल, मल कौन से हैं, स्वेद मूत्र मल, मतलब एक तरीके से जो पसीना होता है, जो यूरिन पास आउट करते हैं, जो स्टूल पास आउट करते हैं, तीनों चीज़ों को मल बोला गया है। वो क्या है, शरीर के क्या हैं, मूल आधार हैं, यही अपने जीवन को बनाए रखते हैं, इन्हीं की वजह से उत्पत्ति होती है, यही इन चीज़ों को बनाए रखते हैं, और लास्ट में नष्ट भी इन्हीं वजह से होता है। तो समझो ये क्या लिख रहा है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, वात आदि तीन दोष मतलब वात पित्त कफ। अब समझ में आया ना, पहली बार आया कि भाई दोष कितने हैं यहाँ पे, वात पित्त कफ। रस से लेकर शुक्र तक 7 धातुएं,
तो अब देखो रस से लेके शुक्र, पहली बार आया कि भाई रस से लेके शुक्र, तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं याद कर लो। ABCD चल रही है, मतलब ये पहली क्लास है ना। अब अपन कभी LKG UKG में गए होंगे ना, तो आपको बोलते हैं ना A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, बताते हैं ना। 2 एकम 2, 2 दूनी का 4 बताते हैं ना। तो ये पहली क्लास है। आपको यहाँ पे मैंने बता दिया भाई 7 धातुएं, तो बस रट लो 7 धातुएं। 3 दोष हैं तो 3 दोष रट लो, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से आपकी पहली क्लास है। तो पहली क्लास में फिर ये मतलब एक तरीके से अपन बोल रहे हैं ना, बेसिक बना रहे हैं, फंडामेंटल बना रहे हैं, एक तरह सूत्र बना रहे हैं, आगे ये काम आएंगे। जब अपन गुना भाग जोड़ बाकी करते हैं तो ना, कॉम्प्लिकेशन करते थे गणित की, तो वो पहली क्लास या दूसरी क्लास में जो सीखते थे फंडामेंटल्स या रूल्स सीखते थे, वो काम में लेते थे। तो ये जो अपन काम में लेंगे, आज सीख रहे हैं ना, वो काम लेंगे अब दूसरे या तीसरे चैप्टर में, चौथे चैप्टर में, 5वें चैप्टर में, ये सारे काम आएंगे वहाँ पे। तो समझो इस चीज़ को, ठीक है। रस से लेकर शुक्र तक 7 धातुएं सदा स्वेद मल मूत्र आदि शरीर के सदा जीवन पर्यंत मूल आधार है। तो क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, कभी आ जाता है कि शरीर के मूल लिखिए, कि शरीर के मूल क्या है। मूल यानी जो बेसिक तत्व हैं। तो शरीर के बेसिक तत्व कौन कौन से हैं? दोष धातु मल। तो दोष में क्या क्या आ गया? वात पित्त कफ। धातु में क्या आ गया? रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। और मल में क्या आ गया? स्वेद मूत्र आदि मल, मतलब स्वेद यानी पसीना, मूत्र यानी यूरिन, और मतलब जो आता है ना स्टूल, वो भी इसमें आ गया। तो ये 3 क्या हो गए? मल हो गए। तो ये क्या है? शरीर के मूल आधार हैं। क्लियर। अब बात करें इन तीनों चीज़ों की बात हुई अपने कि भाई दोष की, मतलब 3 चीज़ बात हुई ना, दोष धातु मल। तब इनको बारे में विस्तार से बात करते हैं। अब बात करते हैं पहले दोष की प्रधानता। भाई ये 3 चीज़ें, दोष धातु मल, इन तीनों चीज़ों की क्यों है? इसके अलावा मान लो इन तीनों चीज़ों के अलावा दूसरी चीज़ों का नाम क्यों नहीं लिया? तो ये इन तीनों चीज़ों का नाम क्यों लिया? तो इसकी बात करते हैं दोष की प्रधानता, ठीक है। कि डोमिनेंसी, दोष की प्रधानता की, दोष क्यों डोमिनेंट है, धातु क्यों डोमिनेंट है, मल क्यों डोमिनेंट है, ये क्या है, दोष किसको कहते हैं, इसके बारे में समझाओ हमको। तो वो सारी स्टार्ट करते हैं। अब दोष की प्रधानता देखते हैं। वात पित्त कफ, ये 3 दोष हैं। तो समझ लो पहली बार आया है तो मतलब बेसिक फंडामेंटल है, वात पित्त कफ, ये 3 दोष हैं। कौन से दोष हैं? शारीरिक दोष, क्योंकि शरीर से संबंधित है। तो इसको शारीरिक किन 3 दोष हैं? वात पित्त कफ, ये शारीरिक दोष हैं। शरीर को दूषित करने के कारण इन्हें दोष कहा गया है। शरीर को दूषित करने के कारण, समझो इस चीज़ को, कि शरीर को दूषित कर रहे हैं, मतलब मलिन कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, रोग उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला है? दोष बोला गया। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कि ये उत्पत्ति भी करता है। तो उत्पत्ति कैसे करता है? तो उत्पत्ति तब करता है जब ये साम्य अवस्था में हो, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हो। देखो कोई भी चीज़ हो, कितनी अच्छी हो, नॉर्मल अवस्था में रहेगी तो वो अच्छे गुण देगी। अगर वो नॉर्मल अवस्था से या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ठीक है। जैसे पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पानी पियोगे तो भी नुकसान है, ज़रूरत से कम पानी पियोगे तो भी नुकसान है। तो वही बात समझा रहा है कि भाई शरीर को ये दूषित करने के कारण, जब ये नॉर्मल अवस्था से बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं ना, तब ये क्या करते हैं? शरीर को दूषित करते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं, गंदगी फैला देते हैं शरीर में, ठीक है। अपनी जो मतलब रक्त का वहन है, ठीक है, प्राणवायु का वहन है, मतलब जो अपन सांस लेते हैं, जो भी है मतलब पोषण तत्व है, उन सबको रोक देता है, अवरुद्ध कर देता है एक तरीके से। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? दोष कहा गया। शरीर को धारण करने के कारण ये धातु भी कहलाते हैं। देखो एक लाइन भी आई है नीचे, शरीर को धारण करने के कारण ये धातु भी। ये धातु कब खाएंगे? धातु तब बोलेंगे इनको जब ये नॉर्मल अवस्था में, कि भाई धारण तो कर रखा है ना नॉर्मल अवस्था में। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि पानी पीने से स्वास्थ्य अपन हेल्दी रहोगे, अच्छे रहोगे। तो ये नॉर्मल अवस्था, मतलब जो स्टेज, जितनी अपनी बॉडी में क्वांटिटी की आवश्यकता उतनी अवस्था में है, जितना भाई बात इस क्वांटिटी में होना चाहिए, 25% बात होना चाहिए, 25% कप होना चाहिए, और बाकी का पित्त होना चाहिए। उस हिसाब में मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ नॉर्मल ऐसे ही समझाने के लिए, कि भाई इतना इतना बात पित्त कप होना चाहिए। उस रेंज के हिसाब से आपकी बॉडी में, आपकी युवा अवस्था, वृद्धावस्था, बाल अवस्था के अनुसार उसमें बॉडी में कंटेंट हैं, तो क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। इसी चीज़ को जो जो दोस्त थे ना, जो दूषित कर रहे थे, उस कारण उनको उसी चीज़ को अपन क्या बोलेंगे? धातु। कि जब ये साम्य अवस्था में हो, नॉर्मल स्टेज में हो, ये व्यक्ति स्वस्थ है ना, तब उसको क्या बोलेंगे? धातु। ये दोष रस आदि धातुओं को मलिन करते हैं। तो अब ये दोष, जो दोष है ना, वात पित्त कफ, यहाँ पे लिख दिया कि भाई वात पित्त कफ 3 दोष हैं। तो ये क्या है? ये दोष, तो ये दोष कौन से? वात पित्त कफ रस आदि धातुओं को मलिन करते हैं। मलिन यानी गंदा करते हैं, दूषित करते हैं, ठीक है। रसादि, रसादि मतलब रस रक्त मांस मेद, आदि यानी जो बाकी के बच्चे पूरे, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, धातुओं को मलिन करते हैं, अतः मल कहे जाते हैं। देखो दोष को दोष बोला, दोष को धातु बोला, और दोष को मल बोला। तो कभी भी कंफ्यूजन मत होना, दोष कैसे भी पूछा भाई, क्वेश्चन आ जाता है ना कि दोष को मल क्यों बोला जाता है,
कि भाई दोष रसादी धातुओं को मलिन करते हैं, गंदा करते हैं। अब क्योंकि गंदी चीज़ें तो है, मूत्र यूरिन गंदे है, ठीक है, पसीना गंदा है, मल गंदा है, इसलिए यहाँ पे मलिन, मलिन यानी गंदा करना। इसमें गंदा लिखेंगे तो अपन अच्छा नहीं लगेगा, शोभा नहीं देता, इसलिए लिखते हैं मलिन। मलिन यानी दूषित करना। ये दोष रसादी धातुओं को मलिन करते हैं, अतः मल कहे जाते हैं। अतः वात पित्त कफ की दोष धातु मल, इस प्रकार तीन संज्ञाएं। तीन संज्ञाएं, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के नाम, जाति, विशेष। तो ये संज्ञा मतलब एक तरीके से इसके तीन नाम है, इस दोष के तीन नाम है। धातु भी बोलो, दोष भी बोलो, मल भी बोलो। अभी लेकिन एक व्यक्ति है, मतलब तीन काम कर रहा है। जब वो शरीर को धारण कर रहा है तो अब धातु बोलो, बोलते ना कि ये ज्ञानी है। जब कोई मतलब कोई व्यक्ति बोलता है ना कि ज्ञान दे रहा है, ये व्यक्ति ज्ञानी है। जब वो दान कर रहा है किसी व्यक्ति को, बोलते हैं कि ये दानी भी है, ठीक है। कोई मतलब वही व्यक्ति मान लो रात को जाके चोरी भी कर रहा है तो बोलते हैं कि चोर भी है। तो एक इस तरीके से, तो इस तरीके से समझो इस चीज़ को कि एक ही चीज़ है लेकिन ये तीन कर्म कर रहा है। धातु की तरह भी काम कर रहा है, मल की तरह भी काम कर रहा है और दोष की तरह भी काम कर रहा है। ये इसकी तीन संज्ञाएं। मैंने जैसे बताया कि ज्ञान देते समय ज्ञानी, दान देते समय दानी और चोरी करते समय चोरी। एक ही व्यक्ति कर रहा है, रात को चोरी भी कर रहा है तो मतलब चोर भी है वो। वात पित्त कफ ये शारीरिक दोष है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये शारीरिक दोष है, अपनी बॉडी से संबंधित है, शारीर यानी शरीर से संबंधित। तो मतलब ये वात पित्त कफ ये शारीरिक दोष है। रज व तम मानस दोष है। अब आता है मानस। मानस क्या है? मानसिक, मेंटलिटी। आपकी मेंटलिटी कैसी है, राजसिक है या तामसिक है? एक सोच का भी तो फर्क पड़ता है किसी व्यक्ति का। देखो व्यक्ति के उसके हाथ पैर सही सलामत है, ठीक है, उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट काम है, मतलब उसके में जितना बात होना चाहिए उतना है, उतना पित्त होना चाहिए उतना है, कफ उतना होना चाहिए, लेकिन वो पागल है, साइको है, ठीक है। रास्ते चलते हुए आदमी को छेड़ रहा है, ठीक है, रास्ते चलते हुए आदमी को ऊपर माटी डाल रहा है, या फिर अपने घर में चिल्ला रहा है, ऐसे बैठे बैठे तालियां बजा रहा है, जोर से हंस रहा है फालतू में, तो उसकी मतलब मानसिक। रज और तम मानस दोष। तो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि भाई दोष कितने हैं, तो आपको बोलना है कि दोष दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष तीन होते हैं, वात पित्त कफ, और मानसिक दोष होते हैं रज और तम। ये आपका परफेक्ट आंसर होना चाहिए। गॉट इट? इस बात को ध्यान रखना। तो क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, देखो सारणी लिख दिया कि दोष, दोष में क्या लिखा? शारीरिक दोष वात पित्त कफ, मतलब दोष दो प्रकार के हैं, शारीरिक दोष और मानस दोष। शारीरिक दोष कितने होते हैं? तीन, वात पित्त कफ, और मानस दोष कितने होते हैं? रज और तम। क्लियर? ये बात आपको इस पर स्टार लगा लेना जब भी इसकी प्रिंट आउट कराओ लास्ट में, जब भी, ठीक है, आराम से समझते रहना, आप लिखो तब भी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई दोष दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानस दोष। वायु पित्तम कपस सेति त्रयो दोषा समासत है, कि भाई वात पित्त कफ ये तीन दोष हैं। अब मतलब इन मानस दोष की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि पहले बॉडी ठीक होनी चाहिए, अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं। मानस ये बहुत रेयरली, सबकी सोच अलग अलग है, कोई किस व्यवहार में रहता है। आपने दो तोतों की आवाज़ सुनी है? एक तो ऋषि मुनि के पास चला गया था, एक चोर के पास चला गया था। ऋषि मुनि वाला तोता तो बड़े ज्ञान से, आदर से, सत्कार से बात करता था, और एक मतलब गाली गलौज से बात करता। कौन सा? जो डाकू के पास रहता था। तो वैसे ही है कि जैसे फैमिली में, जैसे एनवायरनमेंट में, जैसे व्यवहार में आप रहोगे, वैसे ही आपके ये रहेंगे, रजोत्तम रहेंगे। अब देखो, वायु पित्तम कपस चेति त्रयोदशा समासत है। तो ये तीन दोष हैं, वात पित्त कफ, ये तीन दोष। तो अष्टांग हृदय में बताया गया था, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि वायु पित्तम कपस चेति त्रयोदशा समासत है, कि वायु यानी वात, पित्तम यानी पित्त, कपस चेति यानी कफ, ये त्रयोदशा समास, ये तीन दोषों में समाहित है। मतलब वात पित्त कफ ये तीन दोष ही हैं अपनी बॉडी में। क्लियर? अब ये समासत है क्यों बोला, आगे इसका बताता हूँ। कि वात पित्त कफ ये शरीर की उत्पत्ति के कारण है, अपन ने समझा भाई, उत्पत्ति के कारण। क्लियर? इन्हीं के नीचे, मध्य और ऊपर यथाक्रम से रहने वाले वात पित्त कफ से ये हमारा शरीर धारित करते हैं। मतलब शरीर में रहते कहाँ पे? अब ये धारित मतलब यहाँ पे लिखा था ना कि धारण करते हैं, तो कहाँ पे रहते हैं? बॉडी में कोई जगह तो होगी, ये धारित करते हैं। अर्थात नाभि के नीचे वात, नाभि यानी अम्बिलिकल कोड, जो अम्बिलिकल कोड से नीचे कौन से? अपने पैर हैं, अपनी क्या बोलते हैं, कमर है, ठीक है, पेल्विस एरिया है, ठीक है, जहाँ पे अपने जेनिटल ऑर्गन रहते हैं वो है। तो क्या है? वात का स्थान, मतलब वात दोष मुख्यतः वहां पे रहता है। हृदय व नाभि के मध्य पित्त, और अपना जो हार्ट है और अम्बिलिकल कोड के बीच में कौन सा है? पित्त। अब ये पित्त, ठीक है, नाभि के मध्य के अनुसार रहता है पित्त, और हृदय के ऊपर, और जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर कौन सा स्थान है? कफ का स्थान माना है। इस प्रकार इन्हें त्रिस्तूण भी कहते हैं। त्रिस्तूण किसको बोला गया? वात पित्त कफ को त्रिस्तूण बोला गया।
वात पित्त कफ ये तीन तथा चौथा रक्त, ये चारों भी अनेक आचार्यों ने शरीर के दोष कहा गया। अब यहाँ पे एक लाइन आई, एक वर्ड आया चौथा रक्त, तो आचार्य सुश्रुत थे ना, वो बोलते हैं कि रक्त भी चौथा दोष है, लेकिन लास्ट में उन्होंने जब लास्ट में आया ना अपनी संहिता में, तो उन्होंने रक्त को नहीं माना, उन्होंने बोल दिया कि भाई तीन ही दोष है, वात पित्त कफ, लेकिन शुरुआत में बोल दिया, जैसे भाई एक बुक में 10 चैप्टर है, तो पहले चैप्टर में बोल दिया कि भाई चार दोष हैं, वात पित्त कफ और रक्त, और लास्ट के 10वें चैप्टर में बोल दिया भाई तीन ही दोष हैं, वात पित्त कफ। तो उन्होंने शुरुआत में बोला था भाई चार दोष होते हैं, वात पित्त कफ और रक्त, और लास्ट में फिर मना कर दिया। वही बात लिखी हुई है। अर्थात चौथा दोष रक्त को माना गया है अनेक आचार्यों के अनुसार। अनेक आचार्य का मतलब ये सुश्रुत को जो मानते हैं, सुश्रुत को फॉलो करते हैं। अब जैसे कि फॉलो करना क्या होता है, जैसे हमारे गुरुजी ने बोल दिया कि ये चार दोष हैं तो चार दोष ही मानेंगे, तो जो सुश्रुत के जितने भी चेले थे ना, उन्होंने बोला कि भाई हम तो चार दोष ही मानेंगे, हमारे गुरुजी ने बोला है। तो उस तरीके से होता है अनेक आचार्य के अनुसार। ये चारों शरीर की उत्पत्ति, स्थिति, नाश का कारण है। तो यहाँ पे लिख दिया कि भाई चारों कौन कौन से, वात पित्त कफ और रक्त, ये चारों शरीर की उत्पत्ति और विनाश का कारण है। लेकिन फाइनली एक मैं बता दूं आपको कि फाइनली जब डिसीजन हुआ तो तीन ही दोष हुए थे, वात पित्त कफ। तो आप लिख सकते हो कि अंत में निश्चित करके तीन दोष ही मानने हैं, वात पित्त कफ। क्लियर। अब करेंगे अपन धातु की प्रधानता। लेकिन अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे अपन ने सब कुछ कर लिया, लेकिन ये वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, ये तो अपन ने किया नहीं, ये समझने की बात है। कोई नहीं समझा, मैं समझा देता हूँ आज तुमको। वात क्या है समझ लो, ठीक है। वात यानी क्या होता है, शरीर में जितनी मूवमेंट होती है, गति। वात का मीनिंग क्या होता है, शरीर में जितनी भी मूवमेंट है ना, जैसे सांस अंदर जा रही है, गति है। अपना रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा है, गति है, ठीक है। आपका जो संवेदन बोलते हैं कि भाई अपन बोलते हैं कि पैर पे हाथ लगा तो पता लग जाता है एक तरीके से, वो क्या है, वात है। तो जितनी भी गति हो रही है ना, वो सब वात की वजह से होती है। पित्त, पित्त क्या होता है, उष्णता। अपनी बॉडी को जो भी एनर्जी मिल रही है ना, अपनी बॉडी को जो भी एनर्जी मिल रही है, वो पित्त की वजह से मिल रही है। हीट, एनर्जी, भोजन का पाचन, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, पित्त की वजह से। और कफ क्या है, जो शरीर में जितना भी गीलापन है, जैसे कि श्लेष्मा, जितना भी श्लेष्मा है, ठीक है, जितनी भी श्लेष्मा झिल्लियां हैं, ठीक है, जितना भी गीलापन है शरीर में, जितना भी लिक्विड पार्ट है, वो सब क्या है, कफ है। तो समझ में आया ना कि वात पित्त कफ क्या है। वात क्या यानी गति, पित्त यानी एनर्जी, और कफ यानी गीलापन, श्लेष्मा। तो ये अपनी बॉडी के तीन हिस्से हैं। तो वात पित्त कफ समझो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब दोस्त की बात है इसलिए मैंने दोस्त बताया कि बात से आपको क्या समझना है। बात से समझना एक तरीके से मूवमेंट, गति समझनी है, ठीक है। पित्त से एनर्जी समझनी है, ठीक है, और कफ से गीलापन, श्लेष्मा, ठीक है, ये चीज समझनी है। क्लियर। अब करेंगे अपन धातु की प्रधानता। तो आज की क्लास इतनी करेंगे क्योंकि पहली क्लास है, आधे घंटे की क्लास में इतनी करूंगा, फिर कल ये चैप्टर पूरा कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए, थैंक यू।